हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए लास्ट क्लास में हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन्स की फर्स्ट क्लास करी थी सॉरी, जिसमें हमने आरएक्स की प्रिपरेशन करी थी। और प्रिपरेशन में हमने फर्स्ट मेथड जो डिस्कस किया था दैट वाज फ्रॉम एल्कोहल्स, राइट। एल्कोहल में जितने भी मेथड्स थे उसमें जो भी इंटरमीडिएट थे वो सारे डिस्कस किए थे, और मैंने उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपको सेंड किए थे। मैं आपको वो दोबारा आपको डिस्कस कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल राइड फ्रॉम अल्केन्स। ये वाला मेथड हम अभी शुरू करेंगे। पहले अल्कोहल वाले क्वेश्चन के कुछ रिवीजन कर लेते हैं आज ही। सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन या तो PYQs हैं, जेई के या नीट के। आपने लीस्ट स्टेबल निकालना है, इनमें से सबसे कम स्टेबल। देखो कार्बोकटाइन हमेशा 3 डिग्री का स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। तो अब देख सकते हैं ये वाला कार्बोकटाइन 3 डिग्री है क्योंकि ये कार्बोकटाइन 3 से जुड़ा हुआ है, ये तो बहुत स्टेबल होगा। ये वाला कार्बोकटाइन 2 डिग्री है क्योंकि ये 2 से जुड़ा हुआ है, ये भी अच्छा खासा स्टेबल होगा। ये भी 2 डिग्री है, 2 से जुड़ा हुआ है। पर ये वाला कार्बोकटाइन 1 डिग्री है, 1 से जुड़ा हुआ है। पर आप कहेंगे सर ये भी तो 1 डिग्री है, ये भी तो 1 से जुड़ा हुआ है, पर इसका इंडक्टिव इफेक्ट इस कार्बोकटाइन को थोड़ा बहुत स्टेबल कर देगा, इसीलिए लीस्ट स्टेबल 1 डिग्री कार्बोकटाइन नीचे चला जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, आपको मोस्ट स्टेबल निकालना है। मोस्ट स्टेबल आप जानते हैं 3 डिग्री कार्बोकटाइन होता, भी बताया मैंने आपको। ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। 2 डिग्री पता है ना, जो 2 कार्बन से जुड़ा हो। ये तो 1 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। इस कार्बोकटाइन को देखिए, देख के पता चल रहा है ये वाला कार्बोकटाइन 3 डिग्री है क्योंकि ये वाला कार्बन 3 से जुड़ा हुआ है। 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फिर आपको मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन ढूंढना है। आप देखिए ये वाला कटाइन डबल बॉन्ड के ऊपर ही बैठा हुआ है। याद करो लास्ट क्लास में मैंने आपको कंडीशन ऑफ रेजोनेंस बताई थी। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस थी डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल माइनस, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल रेडिकल। डबल बॉन्ड पे कभी भी, डबल बॉन्ड पे अगर कभी भी आप देखें प्लस आ गया या माइनस आ गया या रेडिकल आ गया या लोन, ये अनस्टेबल कर देंगे। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे आता है आने दो, नेक्स्ट पे प्लस आता है आने दो, नेक्स्ट पे रेडिकल आता है आने दो। वो रेजोनेंस की शर्त होती है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी देती है। आप देखो डबल बॉन्ड पे प्लस है, ये तो बहुत अनस्टेबल है। डबल बॉन्ड पे प्लस है, ये भी अनस्टेबल है। अब ये वाला कार्बोकटाइन 3 डिग्री है, ये वाला कार्बोकटाइन भी 3 डिग्री है। हाँ, इसकी चॉइस मत करना क्योंकि ये 2 डिग्री है, ये भी इतना स्टेबल नहीं होगा। अब इसमें कैसे फैसला करोगे? ये मिथाइल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज करेंगे। यहाँ पे 2 मिथाइल इंडक्टिव से और बेंजीन इसको रेजोनेंस से स्टेबलाइज करेगी क्योंकि बेंजीन के अंदर भी तो डबल बॉन्ड है ना। तो देखो जरा, प्लस सिंगल डबल या डबल सिंगल प्लस, इसमें रेजोनेंस इफेक्ट भी है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी है। ये तो अच्छा खासा स्टेबल हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए। फिर कह रहा है बेंजाइलिक कटायन। देखो बेंजाइलिक कटायन वो होता है कि अगर कार्बन जिस पे प्लस है, कार्बन जिस पे प्लस है उसके नेक्स्ट कार्बन पे, कार्बन जिस पे प्लस है उसके नेक्स्ट कार्बन पे क्या हो, बेंजीन हो। बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन पे प्लस हो जाए वो बेंजाइलिक कटायन बन जाता है। बेंजीन पे प्लस हो वो बेंजाइलिक कटायन होता है, वो फिनाइल कटायन होता है। तो अब देखो ये तो बेंजीन ही नहीं है, ये भी बेंजीन नहीं है। अब बेंजीन क्यों नहीं है? डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल सिंगल, ये बेंजीन थोड़ा है। कटायन, कटायन के नेक्स्ट पे बेंजीन, ये बेंजाइलिक कार्बोकटायन है। ठीक है बच्चों। हाँ, कटायन सिंगल डबल, ये अलाइलिक कार्बोकटायन है। कौन सा ये? अलाइलिक। ये नहीं कि क्वेश्चन कर लिया उसी का दिमाग सोचो, उस क्वेश्चन में और कुछ सीखने को मिल रहा है वो भी तो सीखोगे। इसमें ध्यान से दो, कार्बोकटायन सिंगल प्लस, ये भी कौन सा है भाई? अलाइलिक कार्बोकटायन। कटायन सिंगल प्लस, कटायन सिंगल डबल, ये भी कौन सा है बच्चों? अलाइलिक है, ये बेंजाइलिक है। पर अगर ऐसा होता तो डबल बॉन्ड में प्लस आ जाता तो फिर वो कौन सा होता मेरे बच्चों? विनाइलिक कटायन होता है। आगे चले मेरे बच्चे, चलो। कौन रेजोनेंसली स्टेबलाइज्ड है? रेजोनेंस की कंडीशन बता दो थी, डबल सिंगल प्लस। अब ढूंढो
देखो डबल पे ही प्लस रेजोनेंस नहीं होगी, ये तो बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। लॉजिक क्लियर है? आ जाओ, डबल सिंगल सिंगल प्लस, अब बताओ क्या हो जाएगा? ये भी रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, ये डबल सिंगल प्लस ये रेजोनेंस कर जाएगा। आगे चलते हैं। इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी निकालनी है आपने, स्टेबिलिटी इंक्रीजिंग, ये कटायन 1 से जुड़ा है, ये कटायन 2 से जुड़ा है, ये कटायन 3 से जुड़ा है। अब समझो इंडक्टिव इफेक्ट से कितना स्टेबल हो जाएगा। तो सबसे स्टेबल C, फिर B और फिर A, इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। कर लेंगे बच्चे? आ जाओ। ये क्वेश्चन नीट 2023 में आया, मैंने लास्ट क्लास में करा के भेजा था आपको, अगर आपको याद हो तो। मैंने कहा था ये OH और H ये कार्बोकटायन बनाएंगे, कार्बोकटायन बनने के बाद ये हाइड्राइड शिफ्ट कर देगा, हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद कटायन इधर आ जाएगा, जहाँ कटायन आएगा BRB उधर अटैक करेगा, BR इस पे अटैक करेगा, इस पे। तो आंसर इज दिस, ये मैंने लास्ट क्लास में कराया था। तो जो कि बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है उसने पिछली क्लास नहीं करी है तो उसको समझ ही नहीं आएगा मैंने कैसे कर दिया। तो मेरी पिछली क्लास जरूर देख लेना, और पिछली क्लास के बेसिस पे मैं कई आंसर करके दिखाऊंगा आपको। तो पिछली क्लास अच्छे से रिवाइज भी कर लेना, जो आपको समझ नहीं आएगा सर कैसे करके, क्योंकि करूँगा ऐसे ही मैं आगे से। विच रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली विद ल्यूकास, इंस्टेंटेनियसली मतलब उसी समय रिएक्ट कर जाएगा, किसके साथ? ल्यूकास। ल्यूकास क्या होता है? HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। मैंने आपको बताया था जब भी एल्कोहल पे अटैक करेंगे, एल्कोहल क्या बनाएगा अपना? कार्बोकटायन, यानी कि जिसका कार्बोकटायन स्टेबल होगा, स्टेबल कार्बोकटायन जल्दी बनेगा, जल्दी बनेगा जल्दी प्रोडक्ट बनाएगा, तो जल्दी रिएक्ट करेगा। तो आपको इसमें एक ही कंसेप्ट देखना है कि किसका कार्बोकटायन स्टेबल बनेगा। ये वाला OH निकलेगा तो 3 डिग्री कार्बोकटायन, ये वाला OH निकलेगा तो 2 डिग्री कार्बोकटायन, ये वाला OH निकलेगा तो 1 डिग्री कार्बोकटायन, ये वाला OH निकलेगा तो 1 डिग्री कार्बोकटायन। सबसे स्टेबल कार्बोकटायन कौन सा है? फर्स्ट, इट विल फॉर्म, सॉरी टर्बिडिटी तो आगे अगले चैप्टर में बताऊंगा। इट विल रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली विद ल्यूकास। हाँ जी, ये सबसे स्लो रिएक्ट करेगा। आगे चलते हैं, चलिए। हाँ जी, हम नेक्स्ट क्लास में क्या कर रहे थे? लास्ट क्लास में हम कर रहे थे प्रिपरेशन। फर्स्ट मेथड हमने कर लिया, किससे कर लिया? फ्रॉम अल्कोहल। आज सेकंड मेथड करेंगे फ्रॉम एल्कीन। शुरू करते हैं, आज ये मेरे बच्चों। देखिए, आप जब CBSE में करते हो, मीथेन में क्लोरीन डालते हो, क्लोरीनेशन कहते हो। कंडीशन इसकी होती है सनलाइट या UV। सनलाइट से अच्छा ना आप UV याद करना, क्योंकि एक बार तो ये भी पूछा हुआ है कि सनलाइट का कौन सा कंपोनेंट इसकी रिएक्शन कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो सनलाइट का UV कंपोनेंट। और कभी कभी कुछ टीचर हीट भी लिख देंगे, जैसे 500 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए और UV आए, अल्केन आए, तो समझ आना इंटरमीडिएट रेडिकल बनेगा। 3 तरह के इंटरमीडिएट बताए थे मैंने आपको, एक फ्री रेडिकल, एक कार्बोकटायन और एक कार्बन आयन। जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें अल्केन के ऊपर सनलाइट आ रही है तो एक ही चीज़ दिमाग में आएगी, मैंने क्या बनाना है? फ्री रेडिकल बनाना है। और अल्केन है ये, अल्केन क्या करते हैं मेरे बच्चों? अल्केन अंडरगो विच रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने CBSE के बैच के बेसिक लेक्चर में बताया हुआ है, तो मैं यहाँ उतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा। अल्केन करती सब्स्टिट्यूशन है, पर ये सनलाइट क्या बनाएगी? फ्री रेडिकल। तो इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ जाएगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है मेरे बच्चों? हाँ, अब जैसे ही क्या होगा, CH का रेडिकल बनेगा और ये रिएक्शन हो जाएगी। पर ये जो बनता है इसको कहते हैं मोनो क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। पर ये दोबारा से रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, सनलाइट तो दे ही रहे होते हैं, बन जाता है डाई क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। फिर Cl2 अटैक करता है, फिर बन जाता है CHCl3 ट्राई क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। फिर Cl2 अटैक करता है और बन जाता है CCl4 टेट्रा क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। पर ये रिएक्शन आगे तक भागती है, इसीलिए हम अल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाना प्रेफर नहीं करते हैं। तो वाई दिस मेथड इज नॉट प्रेफर्ड? बिकॉज मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड विच आर डिफिकल्ट टू सेपरेट। अब एक बार के लिए इस पे सबसे पहले करते हैं इसका मैकेनिज्म। हालांकि मैकेनिज्म 11th क्लास में कराया गया होगा, पर एंट्रेंस की क्लास में मैकेनिज्म मुझको कराना पड़ेगा 12th क्लास में। देखिए, इसमें सबसे पहले होता है इनिशिएटिंग स्टेप।
इनिशिएटिंग स्टेप मतलब शुरुआत करनी है। इनिशिएटिंग स्टेप में क्या होता है, क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में होमोलिटिक क्लीवेज करता है। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। हाँ, तो जब भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, सनलाइट आएगी तो होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज मतलब एक जैसा क्लीवेज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक तेरा एक मेरा, ये होता है होमोलिटिक क्लीवेज। समझ में आ गई बात जी? तो एक इलेक्ट्रॉन Cl के पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl के पास। इनिशिएटिंग स्टेप, इसके बाद इसकी जरूरत नहीं पड़नी, शुरुआत होगी ख़त्म। सेकेंड इज प्रोपोगेटिंग स्टेप। प्रोपोगेटिंग स्टेप मतलब प्रोपोगेट करना, मल्टीप्लाई होगा। इसमें क्या होता है, मीथेन का एक H में ऐसे लिख देता हूँ जिस H ने जाना है। आप देख सकते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इस पर अटैक करेगा Cl रेडिकल। Cl रेडिकल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। देखो रेडिकल को रेडिकल चाहिए तो बॉन्ड बन जाएगा। तो ये क्या करेगा, रेडिकल और ये रेडिकल, ये भी होमोलिटिक क्लीवेज करेगा। ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन तेरा, एक इलेक्ट्रॉन मेरा। एक बार होमोलिटिक हो गया तो हर बार होमोलिटिक ही होगा। तो ये H का इलेक्ट्रॉन और Cl का इलेक्ट्रॉन, बताना जरा क्या बना देंगे, H का इलेक्ट्रॉन और Cl का इलेक्ट्रॉन मिलके आपस में बॉन्ड बना दिया इन्होंने। अब क्या क्रिएट कर दिया उन्होंने, CH3 रेडिकल, मिथाइल रेडिकल। यानी कि इसके अंदर क्या बना होगा, मिथाइल रेडिकल, फ्री रेडिकल, जिस पर क्या हुआ होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो मिथाइल रेडिकल है, मिथाइल रेडिकल, इस पर अटैक करता है दोबारा से। ध्यान देना मेरे बच्चे, Cl2। आप कहेंगे सर मिथाइल रेडिकल के ऊपर Cl रेडिकल की टक्कर मार देता। अभी बता रहा हूँ वो क्यों नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ, और वो होगा भी कब होगा बता रहा हूँ। अब रेडिकल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। ये मॉलिक्यूल दोबारा से फ्री होमोलिटिक क्लीवेज करेगा, एक तेरा एक मेरा। अब मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगा, एक तेरा एक मेरा। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना देंगे, ये इलेक्ट्रॉन और Cl का इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना देंगे बच्चों, बॉन्ड। और बाहर क्या निकल जाएगा, Cl रेडिकल। अब ये Cl रेडिकल दोबारा से मिथेन के ऊपर टक्कर मारेगा, दूसरे मिथेन के ऊपर, बन जाएगा मिथाइल रेडिकल। फिर ये मिथाइल रेडिकल दोबारा से Cl2 से टक्कर मारेगा, आसपास कई सारे Cl2 होंगे, बन जाएगा प्रोडक्ट प्लस Cl रेडिकल। ये Cl रेडिकल दोबारा से इसे टक्कर मारेगा, यानी कि लूपिंग हो जाएगी। यानी कि इस स्टेप के बाद ये और इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप, लूपिंग हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इनिशिएटिंग स्टेप एक बार हो जाए उसके बाद जरूरत क्यों नहीं पड़ती है। इनिशिएटिंग स्टेप का काम क्या था, टू जनरेट Cl रेडिकल। प्रोपोगेटिंग स्टेप में भी क्या जनरेट हो रहा है, Cl रेडिकल। यही Cl रेडिकल आगे सप्लाई होके मिथेन पे टक्कर मार के मिथाइल रेडिकल बना देगा। इसीलिए एक बार रिएक्शन इनिशिएट हो गई उसके बाद ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, क्योंकि उसका काम जो था वो हो गया और अंदर ही अंदर Cl रेडिकल प्रोड्यूस हो रहा है। फिर आता है टर्मिनेटिंग स्टेप, रिएक्शन की समाप्ति कैसे हो रही है। टर्मिनेटिंग स्टेप की निशानी ये होती है कि रेडिकल की टक्कर रेडिकल से होती है। आपने प्रोपोगेटिंग स्टेप की निशानी तो देखी नहीं, आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर रेडिकल की टक्कर हो रही है। दोबारा देखो, ये एक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर रेडिकल की टक्कर हो रही है। यानी कि प्रोपोगेटिंग स्टेप की निशानी क्या होती है, प्रोपोगेटिंग स्टेप की निशानी ये होती है कि फ्री रेडिकल विल कोलाइड विद स्टेबल मॉलिक्यूल। फ्री रेडिकल विल कोलाइड विद स्टेबल मॉलिक्यूल। देखो, रेडिकल इज कोलाइडिंग विद मॉलिक्यूल, रेडिकल इज कोलाइडिंग विद मॉलिक्यूल। तो अगर आपको कभी पूछना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोपोगेटिंग स्टेप, तो उसकी निशानी क्या है, रेडिकल मस्ट कोलाइड विद मॉलिक्यूल, वो प्रोपोगेट कर जाएगा। और टर्मिनेटिंग स्टेप की निशानी क्या होगी, फ्री रेडिकल की टक्कर किससे होगी, अगर रेडिकल रेडिकल टक्कर मार गए तो होगी टर्मिनेशन। अब पॉसिबिलिटी देखते हैं क्या क्या टक्करें हो सकती हैं। या तो Cl रेडिकल की टक्कर Cl रेडिकल से हो सकती है, अगर इन दोनों की टक्कर होगी तो क्या बन जाएगा, Cl2। या तो CH3 रेडिकल की टक्कर किससे हो सकती है, Cl रेडिकल से, दो रेडिकल घूम रहे हैं, अगर इनकी टक्कर होगी तो क्या बन जाएगा, CH3Cl। या फिर मिथाइल रेडिकल की टक्कर किससे हो सकती है, मिथाइल रेडिकल की टक्कर मेरे बच्चों मिथाइल रेडिकल से हो सकती है। फिर क्या बन जाएगा, फिर बन जाएगा इथेन। तो व्हाट इज अ
आइडेंटिफिकेशन फॉर टर्मिनेटिंग स्टेप, फ्री रेडिकल मस्ट कोलाइड विद फ्री रेडिकल। तो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो आपसे ऐसे पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्मिनेटिंग स्टेप। 3 ऑप्शन में रेडिकल रेडिकल की टक्कर दे दे, 1 ऑप्शन में रेडिकल मॉलिक्यूल की टक्कर दे दे। तो बच्चा कई बार कहता है सर मैकेनिज्म तो आएगा नहीं, क्या पूछ लेंगे मुझसे, मैकेनिज्म के स्टेप पूछ सकते हैं आपसे, पूछ सकते नहीं पूछ सकते। तो ये इसका मैकेनिज्म है। तो एक क्वेश्चन और समझ में आ गया इसी बारे आपको कि मीथेन प्लस Cl2 की रिएक्शन में ये तो बनता ही है, ये भी बनता है, ये भी बनता है, और भैया इथेन भी बन सकता है। इथेन बन सकता नहीं बन सकता। तो अगर आपको आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन आल्सो बी फॉर्म्ड ड्यूरिंग द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, इथेन बन सकता है क्योंकि मिथाइल रेडिकल बनेगा। मिथाइल रेडिकल की टक्कर मिथाइल रेडिकल से हो गई अगर, तो क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया बच्चे। अब इस मैकेनिज्म के सहारे आपने क्या याद करना है कि इसके अंदर रेडिकल बना, सब्स्टिट्यूशन हुआ, तो नाम क्या हो गया इसका, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे चले बच्चे, चलिए जब हम आगे चलते हैं फिर आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। देखिए रिएक्टिविटी में 2 रिएक्टेंट हैं तो दोनों की बात करेंगे। एक है हैलोजन, अगर तो फ्लोरीन है तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, क्लोरीन है कम रिएक्टिव, ब्रोमीन है और कम रिएक्टिव, आयोडीन है और कम रिएक्टिव। दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन। देखिए इसमें एक बात ध्यान देनी है, ये सबके लिए नहीं है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, कहीं सबके लिए लगा दो, ये सिर्फ फ्री रेडिकल के लिए है क्योंकि आयोडीन का रेडिकल बनता नहीं है और बनता तो इतना अनस्टेबल होता है, बनते खत्म हो जाता है। आयोडीन का रेडिकल बन गया ना, तो आयोडीन का रेडिकल इतना अनस्टेबल होता है कि आई रेडिकल के साथ मिलकर क्या बनाना पसंद करेगा भाई साहब, वो जाएगा नहीं प्रोपोगेशन में, सीधा टर्मिनेशन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो गया, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव F2Cl2 फिर Br2 फिर I2, ये याद रखना। और अगर अल्केन की बात करें, अल्केन में ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ H एटम, अल्केन में H अलग अलग तरह के होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसमें इंटरमीडिएट क्या बन रहा था, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल सबसे स्टेबल किसका होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री। जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन का होता है ना, सेम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल का होता है। यानी कि अगर ये वाला रेडिकल है 1 डिग्री अनस्टेबल, इससे स्टेबल कौन सा रेडिकल बन जाएगा, 2 डिग्री। इससे स्टेबल कौन सा रेडिकल बन जाएगा, 3 डिग्री। और इससे भी ज़्यादा स्टेबल कौन सा रेडिकल बन जाएगा, बेंजाइलिक रेडिकल, क्योंकि वो किससे स्टेबल होगा, रेजोनेंस से। ये और अलाइलिक बराबर की स्टेबिलिटी लेके बैठते हैं। ये हिस्सा आ रहा है ना रिकॉर्डिंग में, ये इसका कॉर्नर का हिस्सा आ रहा है रिकॉर्डिंग में, हाँ जी। तो फिर बेंजाइलिक और अलाइलिक की रेडिकल की स्टेबिलिटी सेम होती है। आई थिंक ये सेम मैंने ऑर्डर लास्ट क्लास में लिखा था, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होती है, सेम होती है। तो अब कह रहा है कि कौन सा H जल्दी निकलेगा। मान लो एक मॉलिक्यूल है उसमें 1 डिग्री Hb, 2 डिग्री Hb, 3 डिग्री Hb है। तो अगर 1 डिग्री H निकलेगा तो 1 डिग्री रेडिकल बनेगा, 2 डिग्री H निकलेगा 2 डिग्री रेडिकल बनेगा, 3 डिग्री H निकलेगा 3 डिग्री रेडिकल बनेगा। तो आप बताओ सबसे जल्दी कौन सा H निकलेगा, 3 डिग्री, ताकि 3 डिग्री रेडिकल स्टेबल जल्दी बन जाए, प्रोडक्ट जल्दी बना दे। यानी कि सबसे जल्दी रेडिकल किसका निकलता है, 3 डिग्री। सबसे मुश्किल कौन सा निकलता है, 1 डिग्री। हाँ, इससे भी कम स्टेबल कौन सा होगा, मिथाइल रेडिकल। चलें आगे, आ जाओ। हाँ, 1 डिग्री H की रिलेटिव रिएक्टिविटी जो होती है, हालांकि अब मैं जो बात बता रहा हूँ ये बात नीट में बहुत कम चांस है। तो जो नीट वाले बच्चे हैं चाहो तो इसको थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, जेई में आ सकता है, जेई मेन में भी कम है, एडवांस में ज़्यादा चांस है। तो रिलेटिव रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है 1:3.8:5। किसका, 1 डिग्री H का, 2 डिग्री H का और 3 डिग्री H का। मतलब
1 डिग्री के मुकाबले 2 डिग्री की टेंडेंसी 3.8 टाइम्स है, और 1 डिग्री के मुकाबले 3 डिग्री की रिएक्टिविटी कितने गुना है? 5 गुना है। यानी कि 3 डिग्री का H के निकलने की रिएक्टिविटी कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स। किसके मुकाबले? 1 डिग्री के मुकाबले। 5 गुना तेज भागेगा वो, ये मुझको भगा दो मैं निकल जाऊंगा, वो ऐसा है 3 डिग्री का, क्योंकि 3 डिग्री का रेडिकल सबसे स्टेबल होता है। देखिए बच्चे, खैर इसके ऊपर अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा, वेट कर लो, अभी करा रहा हूँ इसके ऊपर न्यूमेरिकल। अगर इनकेस मैं एंड में ना कराऊँ तो मुझको याद दिलाना, इससे इसके न्यूमेरिकल रह गए। देखिए अब जब इसके अंदर आते हैं ना, तो जैसे आजकल जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड है, जैसे ये क्वेश्चन है, अगर टीचर कह दे इसके कितने मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेंगे, मोनोक्लोरो मतलब एक ही क्लोरीन बिठाना है, कितने आइसोमर बन सकते हैं? तो आप कहोगे सर एक ही बन सकता है, एक ही बन सकता है। पर अगर आपसे पूछा जाए प्रोपेन के कितने मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेंगे, तो आप कहोगे सर 2 बन सकते हैं। या तो 1 क्लोरोप्रोपेन बन सकता है, या फिर 2 क्लोरोप्रोपेन बन सकता है। तो हाउ मेनी मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑफ प्रोपेन आर पॉसिबल? आंसर इज 2। एक और बात बताऊं बच्चे, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, सबसे ज़्यादा। मतलब आप नीट 2024 2025 देखेंगे ना, उससे पहले के भी आ रहे हैं, जेई में भी आ रहे हैं। सर 2026 का पेपर ऐसा था जिसमें दोनों शिफ्ट में, ना मई शिफ्ट में जो रीनीट हुआ जून में, दोनों में नहीं आया, पर आ सकता है बच्चे इस साल 2027 में पूरे चांस मानता हूँ, आने के चांस हैं पूरे। हो सकता है फ्यूचर में कोई बच्चा मेरी रिकॉर्डिंग देख रहा हो तो चेक कर सकता है 27 में आए नहीं आए, जेई की शिफ्ट में या नीट की शिफ्ट में चेक कर लेंगे। हाँ जी, इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब कह रहा है प्रोपेन के बाद ब्यूटेन में कितने बन सकते हैं? आज ब्यूटेन में कितने बनते जरा बनाते हैं। या तो फिर 1 क्लोरो बन जाए, या फिर 2 क्लोरो बन जाए। यहाँ और यहाँ एक ही बात है, यहाँ और यहाँ भी एक ही बात है। चलो दोनों बनाता हूँ। एक मैंने क्या बना दिया, 1 क्लोरो। एक मैंने क्या बना दिया, 2 क्लोरो। अगर पूछे हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विल बी पॉसिबल, देखो सीबीएसई पता क्या पूछेगी, सिर्फ स्ट्रक्चरल पूछेगी कि ब्यूटेन के कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बन सकते हैं स्ट्रक्चरल में, तो आप लिख देना 2 बन सकते हैं। पर जेई नीट पता क्या पूछेगी, हाउ मेनी टोटल आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। जेई नीट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स कह देगी। आंसर है 3। सुनो 3 कैसे, एक तो ये हो गया 1 क्लोरो ब्यूटेन। जो 2 क्लोरो ब्यूटेन है, इस कार्बन को जरा ध्यान से देखो, ये कार्बन कायरल है, 1 2 3 4। जो कार्बन कायरल हो जाता है वो तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है, और जो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है वो यहाँ डेक्स्ट्रो हो जाता है या वो लीवो हो जाता है। यानी कि इसके 2 स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, एक होगा डेक्स्ट्रो और एक होगा लीवो। तो टोटल कितने आइसोमर्स हो गए, 1 2 3। तो आप क्या कहेंगे, 3 आइसोमर्स इंक्लूडिंग क्या, इंक्लूडिंग क्या, स्टीरियो आइसोमर्स। पर अगर पूछ ले हाउ मेनी आइसोमर एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स को नहीं गिनना, फिर 2, 1 और 2, फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर गिनने होते हैं। लॉजिक समझ में आ गया। एक और कराता हूँ, इसको जरा ध्यान से देखिए। ये एन पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन है। मान लो इसके अंदर मैंने क्लोरीन डाला, कंडीशन वही सनलाइट, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की निशानी यूवी आ गया। अब बताओ 1 2 3 4 5, यहाँ तो 1 क्लोरोपेंटेन बन जाएगा, या फिर 2 क्लोरोपेंटेन बन जाएगा, या फिर 3 क्लोरोपेंटेन बन जाएगा। 3 आंसर हो गए। अभी बनाऊंगा, ये और ये एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है। आना जरा, CH3 CH2 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 Cl, ये क्या बना दिया मैंने,
1 क्लोरो। दूसरा बनाना CH3 CH2 CH2 CH Cl, ये 2 क्लोरो बना दिया। तीसरा CH3 CH2 CH Cl CH2 3 क्लोरो बना दिया। अब अगर ये मान लो CBSE में आए कि इसके कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव पॉसिबल है, तो आपको कि 3 है। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इन टेक्स्ट पेंटेन के कौन से आइसोमर का क्लोरीनेशन करें और 3 मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बने। तो आंसर इज पेंटेन के एन पेंटेन को अगर आप करेंगे तो उसमें कितने आइसोमर बनेंगे? 3। यानी कि एनसीईआरटी वाला स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात कर रहा है, पर जे नीट वाला एक कदम ऊपर पूछेगा, तो कहेगा हाउ मेनी आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स विल बी फॉर्म्ड। मैंने कहा ना सबसे ज़्यादा ट्रेंड है, कोविड के बाद आप चेक कर लो जे नीट के पेपर, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इसके ऊपर। तो आंसर इस एक तो ये हो गया, एक हो गया। ध्यान से देखना, इसको जरा ध्यान से देखो, ये कार्बन कायरल हो गया। और मेरी ये क्लास देखने से पहले मैं पहले अलर्ट कर दिया था आपको, मेरी सीबीएसई का लेक्चर अच्छे से देख लेना। सीबीएसई के लेक्चर में मैंने पोलैरीमीटर ऑप्टिकल एक्टिविटी सारा करा रखा है। अब ये कार्बन देखो 1 2 3 4 ऑप्टिकल एक्टिव हो गया, तो इसमें एक डेक्स्ट्रो हो जाएगा और एक लीवो हो जाएगा। इसमें आना, इसके पास 3H कायरल नहीं है, 2H कायरल नहीं है, इसके पास एक इथाइल इधर एक इथाइल इधर, ये भी कायरल नहीं है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, तो इसमें एक ही बनेगा। तो टोटल कितने हो गए इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स? 4। 1 2 3 4 4 स्टीरियो आइसोमर्स, 4 आइसोमर्स इंक्लूडिंग बोलो स्टीरियो आइसोमर्स। और अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछें, स्ट्रक्चरल, तो 3 समझा की बात जी। और करते हैं, अब मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जो नीट 2024 में आया था। उन्होंने ये मॉलिक्यूल ही दे दिया था उठा के, और इसका पूछा था कि इसके कितने आइसोमर बनेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स ड्यूरिंग मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ड्यूरिंग क्लोरीनेशन, फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन। फोटोकेमिकल मतलब सनलाइट की प्रेजेंस वाला, तो समझ आना तब भी रेडिकल बनेगा। आने जरा इसके कितने बनेंगे मेरे बच्चों? Cl इधर आए और इधर आए, आपको पता है एक ही बात है, एक ही बात है, क्योंकि Cl इधर आया तो नंबरिंग इधर से कर दूंगा, 1 क्लोरो बना दूंगा। Cl इधर आया तो नंबरिंग इधर से कर दूंगा, 1 2 3 4 1 क्लोरो बना दूंगा, तो बोथ आर सेम। तो एक तो ये हो गया। दूसरा देखो, एक ये बना देता हूं। तीसरा देखो, एक ये बना देता हूं। चौथा देखो, अब बच्चा कहता है सर ये और ये एक ही बात क्यों नहीं है, अलग अलग है। यहां पे Cl आएगा, बच्चा कहता है सर तब भी तो 1 क्लोरो हो जाएगा, देखो 1 क्लोरो है, पर यहां पे 1 क्लोरो है, पर 1 2 3 मिथाइल पे तो 3 पर है। यहां पे 1 क्लोरो है, मिथाइल किस पर है? 2 पे, तो दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं है बच्चे, सेम नहीं है, सेम नहीं है। कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लग रहे हैं आपको? 4। देखते हैं टोटल आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, करेक्ट। अच्छा, सबसे पहले तो इसको चेक करो, क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा? मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। मतलब कार्बन कायरल है तो एक्टिव है, कार्बन कायरल नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ढूंढो, दिए 10 सेकंड, जो रिकॉर्डिंग देख रहा है वो भी समझ सकता है। चलिए, क्या लगता है ऑप्टिकली एक्टिव होगा नहीं होगा? कुछ बच्चे कह रहे हैं होगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं होगा। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, दिखाऊं कैसे? दिखा रहा हूं। पता चल गया या मैं बताऊं? बता रहा हूं।
इस कार्बन के पास 2 H हैं, ये कायरल नहीं है। इस कार्बन को जरा ध्यान से देखो, इसके पास 4 अलग अलग चीज़ें दिखाऊं, 1 2 3 4, बताओ ये कायरल हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। ऑप्टिकली एक्टिव होते ही डेक्स्ट्रो और 2 आइसोमर हो गए। इसको ध्यान से देखो, इसमें कोई कायरल नहीं है। पता कैसे कोई कायरल क्यों नहीं है? इसके पास 2 मिथाइल हैं, इसके पास 2 H हैं, इसके पास 3 H है, इसके पास 3 H है, ये भी कायरल नहीं है, तो ये सिर्फ एक ही गिना जाएगा। इसको ध्यान से देखो, इस कार्बन को ध्यान से देखो, 1 2 3 और ये पूरा 4, बताओ जी कितने, क्या इसमें कायरल कार्बन दिख गया? ऑप्टिकली एक्टिव होगा नहीं होगा? यानी कि इसमें एक हो गया डेक्स्ट्रो और एक हो गया लिवो। इसमें चेक करो क्या कोई कायरल है? इसके पास 3 H सेम, कायरल नहीं है। इसके पास 2 मिथाइल सेम, कायरल नहीं है। इसके पास 2 H सेम, कायरल नहीं है। इसके पास 2 H सेम, कायरल नहीं है। तो इसका भी एक आंसर हो गया। टोटल करो, 1 2 3 4 5 6। ये क्वेश्चन 2024 में आया था, एक ऑप्शन थी 5। बच्चे 5 पता क्यों लगा के आए थे? बच्चों ने इसको तो कायरल ढूंढ लिया था, बच्चे इसको नहीं समझ पाए थे ये कायरल होगा नहीं होगा, ये कायरल है। जैसे आप कंफ्यूज हो ना, बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए थे। कर लोगे बच्चे? हाँ, आपकी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि पेंटेन का कौन सा ऐसा आइसोमर होगा जो 4 मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा। 4, एनसीईआरटी इसको 4 मान दी, 6 नहीं मान दी, क्योंकि सी आइसोमर नहीं गिन रही। तो पेंटेन का ये वाला आइसोमर होगा। एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं जेईई नीट में, मतलब कहेगा विच आइसोमर ऑफ पेंटेन ऑन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन विल गिव 4 स्ट्रक्चरल मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, तो फिर ये देगा। विच विल गिव 3, तो पीछे वाला देगा। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे? अच्छा, आना जरा, पेंटेन का ये वाला आइसोमर कितने देगा? ये नियो पेंटेन है, इसलिए कह रहा हूँ सीबीएसई देख के आओगे तो बहुत आसान लगेगी क्लास। ये नियो पेंटेन है, ये तो एक ही देगा। Cl इधर लगे तो 1 क्लोरो, इधर लगे तो 1 क्लोरो, इधर लगे तो 1 क्लोरो, इधर लगे तो 1 क्लोरो। इसमें कितने आंसर पॉसिबल हैं बच्चों? अब चेक करो क्या इसमें कोई कायरल होगा? कोई कायरल नहीं है। इसके पास 3 H सेम, इसके पास 3 मिथाइल सेम, इसके पास 2 H, ओनली 1। आगे चलिए मेरे बच्चों। अब जैसे ये आ गया, हेक्सेन लगाते हैं। हेक्सेन 1 2 3 4 5 6, इसका क्लोरीनेशन किया, इसके साथ क्या होगा? 1 क्लोरोहेक्सेन, 2 क्लोरोहेक्सेन, 1 क्लोरोहेक्सेन का एक आंसर हो गया। अच्छा बताओ, 2 क्लोरोहेक्सेन ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? एक्टिव हो जाएगा, तो उसमें एक हो गया डेक्स्ट्रो और एक हो गया लिवो। अब इस पे आ जो 3 क्लोरोहेक्सेन, अब 3 क्लोरोहेक्सेन ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। क्यों? इधर इथाइल है, इधर प्रोपाइल है, तो लो जी 3 क्लोरोहेक्सेन में भी एक डेक्स्ट्रो हो गया और एक क्या हो गया? लिवो। अब इधर और इधर एक ही बात है, इधर लगाओगे तो 3 क्लोरोपेंटेन, इधर लगाओगे इधर से 3 क्लोरोपेंटेन, इधर और इधर एक ही बात है, इधर और इधर एक ही बात है। तो अब बताओ टोटल कितने आइसोमर्स हो गए? 1 2 3 4 5 आइसोमर्स इंक्लूडिंग और अगर सिर्फ पूछा जाता स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो क्या लिखते हैं? स्ट्रक्चरल में फिर 3, 1 क्लोरो हेक्सेन, 2 क्लोरो हेक्सेन, 3 क्लोरो हेक्सेन। ठीक है बच्चे? हाँ, अब आपको सीबीएसई में मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं ऐसे वाले, मैं फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। मान लो ये आ गया और यूवी लिख दिया। यूवी लिखने का मतलब क्या बनेगा? रेडिकल। अब रेडिकल मैंने भी थोड़ी देर पीछे बताया था, रेडिकल डबल बॉन्ड पे बनना स्टेबिलिटी का साइन है, अनस्टेबिलिटी का साइन है? अनस्टेबिलिटी का साइन है। रेडिकल डबल बॉन्ड के ऊपर ही बन गया तो अनस्टेबल होता है। जैसे मान लो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे क्या बना दिया? डबल बॉन्ड पे रेडिकल अच्छी बात नहीं है, डबल बॉन्ड पे कटायन अच्छी बात नहीं है, डबल बॉन्ड पे नेगेटिव अच्छी बात नहीं है, और अनस्टेबल होते हैं। तो बताओ इसने क्या बनाना है? रेडिकल। रेडिकल कहाँ नहीं बनाना, दिमाग में अच्छे से बिठा लो, डबल बॉन्ड पे नहीं बनाना।
फिर दूसरी बात भी दिमाग में बिठा लो, कहाँ बनाना है, डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे बनाना है। बनाओ डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे, CH2 डबल CH, यहाँ रेडिकल बनेगा और यहीं पे Cl रेडिकल का बॉन्ड बनेगा। तो ये विनाइल है या एलाइल है? ये एलाइल है। मैंने कहा था ना, अगर हेलोजन वाले कार्बन के आगे डबल बॉन्ड हो, आगे डबल बॉन्ड हो, आगे आगे अलाइल बनेगा। तो जब डबल बॉन्ड के आगे रेडिकल बनेगा तो डबल बॉन्ड के आगे हेलोजन आएगा, तो डबल बॉन्ड के आगे हेलोजन को अलाइल बोलते हो, तो अलाइल अलाइड बनेगा। अब जैसे इसमें क्या होगा, मान लो इसका फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन किया और सिंगल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आया, जैसी सनलाइट देखी दिमाग में क्या आ गया, रेडिकल। रेडिकल कहाँ नहीं बनेगा वो भी दिमाग में आना चाहिए। डबल बॉन्ड पे नहीं बनेगा, फिर कहाँ बनेगा? डबल बॉन्ड से दूर तो बनेगा ही नहीं, ये दूर पड़ेगा। रेडिकल सिंगल सिंगल डबल, ये तो रेजोनेंस की कंडीशन ही नहीं है। तो फिर कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। बनाओ यहाँ पर, ये कौन सा अलाइड बन गया? अलाइल विनाइल। डबल बॉन्ड के आगे वाले कार्बन पे, सर ये तो अलाइल बन गया। समझ में आगे बात है? आ जाओ और देखो, रेडिकल बनेगा। कहाँ नहीं बनेगा? डबल बॉन्ड पे नहीं बनेगा। फिर कहाँ बनेगा? डबल बॉन्ड के आगे बनेगा। आगे ये भी है, आगे ये भी है। जहाँ दिल करता है कोई एक लगा दो, क्योंकि मोनोक्लोरो की बात कर रहा है। मैं ऊपर वाले पे लगा देता हूँ, मोनोक्लोरो। सबसे अलाइलिक बना, विनाइलिक बना, अलाइलिक बना। पर मान लो ये आ गया। अब आपको सोचना पड़ेगा, अब कहाँ बनाओ, अब कहाँ बनाओ। अब डबल बॉन्ड पे तो रेडिकल बनेगा नहीं, यहाँ इधर बनेगा, यहाँ इधर बनेगा। आप बताओ नीचे वाला रेडिकल कौन सा है? 2 डिग्री। ऊपर वाला रेडिकल कौन सा है? 3 डिग्री। तो ऑप्शन मिलेगा तो 3 डिग्री बनेगा ना, उसकी रिएक्टिविटी 5 गुना ज़्यादा थी। तो आ जाओ, तो फिर इस पे लगा दो। यहाँ पे मिथाइल है ना, यहीं पे Cl फिट कर दो ऐसे। और अगर ऐसे आ गया, टोल्यूइन आ गया, यूवी क्लोरीनेशन आ गया। देखो जब भी यूवी क्लोरीनेशन हो ना, ध्यान रखना बेंजीन के बाहर लेके जाना है आपने, बेंजीन के ऊपर नहीं, क्योंकि बेंजीन के हर कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड है भाई। अब डबल बॉन्ड पे नहीं बनाना, कहाँ बनाना है? आगे। आगे वाला कार्बन ये रहा, तो इस वाले कार्बन का H हटा दो, रेडिकल यहाँ बना होगा, और जहाँ पे रेडिकल का जन्म हुआ होगा Cl का अटैक वहीं हुआ होगा। अब ये अलाइल नहीं है, ये बेंजाइल है। जब हेलोजन के कार्बन के आगे डबल हो वो अलाइल होता है, पर हेलोजन के कार्बन के आगे बेंजीन आ जाए वो अलाइल नहीं, क्या बन जाता है? बेंजाइल। समझ आ गई बात जी? अब आगे और देखते हैं, जैसे इसको इथाइल कर देते हैं। इसमें आपने क्लोरीन, कंडीशन क्या है? सनलाइट। जब तक सनलाइट है इसको बेंजीन पे मत ले आना। अब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? रेडिकल। रेडिकल कहाँ नहीं बनाएंगे? बेंजीन पे। बेंजीन पे नहीं बनाएंगे तो और कहाँ नहीं बना सकते? दूर। ये तो बहुत दूर पड़ जाएगा, बहुत दूर पड़ेगा तो, क्योंकि यहाँ रेडिकल बनाने का मतलब क्या? रेडिकल सिंगल सिंगल डबल। तो फिर कहाँ बनेगा? जहाँ बनेगा वहीं हमला किसका होगा? आपको आपकी NCERT का एक इन-टेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, उसमें ये कर रखा उसने। क्वेश्चन में सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे उसने इथाइल दिखाया है, यहाँ उसने नाइट्रो दिखाया है, यहाँ उसने ब्रोमीन दिखाई है, और यहाँ उसने सनलाइट दिखाया है। तो ब्रोमीन क्लोरीन बात तो एक ही, हालांकि ब्रोमीन ज़्यादा रिएक्टिव होती है, क्लोरीन से कम रिएक्टिव होती है, कम। मैंने पीछे लिखा था। बस आपका फोकस किस पे होना चाहिए? यूवी पे। क्या बनाएगा? रेडिकल। कहाँ नहीं बनाएगा? डबल पे। कहाँ बनाएगा? डबल के अगले पे। तो अगला ये भी है, अगला ये पे बनाएगा। तो बस आप क्या करो, बेंजीन को बेंजीन दिखाओ, CH का H हटा के क्या बिठा दो, और यहाँ पे किसको बिठा दो? आप नाइट्रो को बिठा दो। समझ में आ गई बात बच्चों को मेरी? तो ये NCERT में क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है, कंप्लीट करो। बच्चे कई बार क्या करते हैं, नाइट्रो बिठाना भूल जाते हैं, और बच्चों को लगता है नाइट्रो आ गया, कुछ ना कुछ पंगा होगा। भाई कोई पंगा नहीं है, आपने सब क्वेश्चन करना है।
आपने सिर्फ क्वेश्चन करना है। तो एमसीक्यू में क्या आएगा, एक जगह यहाँ बी आर लगा देगा, एक जगह यहाँ बी आर लगा देगा, एक जगह ऑर्थो पैरा पे लगा देगा। पैरा तो भरी हुई है, ऑर्थो पे लगा देगा। कंफ्यूज करने के लिए कहीं भी लगा देगा, पर लगेगी कहाँ, सिर्फ बेंजीन के बाहर वाले कार्बन पे। लॉजिक रेडिकल स्टेबल बनाना है, अनस्टेबल नहीं बनाना। लॉजिक क्लियर है। पर इसमें ना एक चीज़ और याद रखना, जैसे ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन का जब क्लोरीनेशन करते हैं, मैंने पीछे बताया था, तो यहाँ तो फिर आपको क्या बनता है 1 क्लोरो, या फिर क्या बनता है 2 क्लोरो, और ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो टोटल कितने आइसोमर बन जाते हैं, 3 बन जाते हैं। पर जब क्लोरीनेशन करते हैं ना, हमें मिलते हैं मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। चाहे मोनोक्लोरीनेशन ही हो रहा हो, एक ही जगह पर क्लोरीन जा रहा हो, तब भी मिक्सचर बनते हैं। पर आप जानते हैं जब ब्रोमिनेशन करते हैं, जब ब्रोमिनेशन करते हैं मिक्सचर नहीं मिलता, सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है, वो मिलती है जो स्टेबल होती है। अब बताओ 1 ब्रोमोब्यूटेन ज़्यादा स्टेबल है 2 ब्रोमोब्यूटेन? 2 ब्रोमोला क्यों? क्योंकि 2 ब्रोमो पे 2 ब्रोमो पे 2 डिग्री रेडिकल बना होगा, 2 डिग्री रेडिकल पे तभी तो 2 ब्रोमो पे बना होगा। विच इज़ मोर स्टेबल रेडिकल, 1 डिग्री 2 डिग्री? 2 डिग्री, और 2 डिग्री की रिएक्टिविटी तो 3.8 टाइम फास्टर थी 1 डिग्री से, तो 2 डिग्री भागेगा। तो जब 2 डिग्री भागेगा तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि ब्रोमिनेशन गिव्स सेलेक्टिव प्रोडक्ट्स, और क्लोरीनेशन गिव्स मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। एक सेलेक्टिव देता है, एक मिक्सचर देता है। देखो एक बात याद रखना, जो कम रिएक्टिव होगा ना वो सेलेक्टिव होगा हमेशा, और जो रिएक्टिव होगा ना वो कहेगा सब कुछ करा लो मुझसे, ये भी कराना है, ये भी करा लो, वो भी कराना है, वो भी करा लो। आपको एग्जांपल देता हूँ, जो बच्चे जो लोग बहुत ज़्यादा इस टाइप के होते हैं कि भी मतलब खाने पीने में बहुत तेज होते हैं, भाई साहब आप इनको कुछ भी खिला लो खा जाते हैं ना। आप इनके आगे 10 डिश रख दो, ये क्या कहेंगे, भाई साहब खाऊंगा सारी, चाहे थोड़ी थोड़ी खाऊं। तो जो रिएक्टिव है वो एक चीज़ खाएगा, सारी खाएगा, सारी। और कुछ ऐसे होते हैं बड़े चूसी टाइप के बंदे होते हैं भाई साहब, उनके आगे 10 डिश रख दो, एक को हाथ लगाएंगे, कहेंगे मैं ये सारी खा जाऊँगा, चाहे ज़्यादा खा जाऊँ पर खाऊंगा ये। तो जो लेस रिएक्टिव है वो मोर सेलेक्टिव है। समझ में आ गया? सेलेक्टिव हो गया ना कि भैया ये 10 में से यही खाऊंगा, 10 में से एक ही चीज़ खाना। रिएक्टिविटी शो करता है, सेलेक्टिविटी शो करता है। सेलेक्टिविटी, भैया सेलेक्टिव है यही खाऊंगा। तो ब्रोमीन जो लेस रिएक्टिव होगा वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा, सेलेक्टिव प्रोडक्ट। समझ में आ गया? ये चूजी है, ये कहेगा भैया एक काम करा लो, किस पे जाऊँ, 1 डिग्री पे 2 डिग्री पे, कहता है 2 डिग्री पे चला जाए, कहता है 2 डिग्री पे जा रहा हूँ। क्लोरीन इतना रिएक्टिव है, कहता है कहीं भी भेज दो, 1 डिग्री पे चलेगा, 2 डिग्री पे चलेगा, दोनों बनवा देगा। समझ में आ गया मेरे बच्चे? चलो आपको मैं क्लोरीनेशन के ये प्रोडक्ट के परसेंटेज ऑफ आइसोमर निकालना सिखाता हूँ कि अगर ये बनेगा, ये कितने परसेंट बनेगा, ये बनेगा, ये कितने परसेंट बनेगा। चलो आ गया, दोनों में से ज़्यादा कौन सा बनेगा गैस कर लो। ज़्यादा तो 2 क्लोरोप्रोपेन, इसमें बनना ही एक है, इसमें तो बनना ही एक है। और कैसे निकालते हैं आप, इसके अंदर देखो 1 डिग्री H कितने हैं, हाउ मेनी 1 डिग्री H एटम्स आर देयर। मैंने आपको बताया था 1 डिग्री H, मैंने हेलो एल्केन के बेसिक लेक्चर में कराया हुआ है। 1 डिग्री H वो होते हैं जो 1 डिग्री कार्बन पे हो। ये रहा 1 डिग्री कार्बन 3, ये रहा 1 डिग्री कार्बन 3। हाउ मेनी टोटल 1 डिग्री H आर देयर, हाउ मेनी टोटल 2 डिग्री H एटम्स आर देयर। 2 + 2 दिख गए, 2 + 2 4। 1 डिग्री H की रिएक्टिविटी कितनी थी 1, 2 डिग्री H की रिएक्टिविटी कितनी थी 3.8। समझ में आ गया? तो आप जानते हैं परसेंटेज ऑफ 1 क्लोरो ब्यूटेन की क्या होगी। अच्छा 1 क्लोरो ब्यूटेन में कौन सा H जा रहा है, 1 डिग्री 2 डिग्री,
बोलो 1 डिग्री 1 क्लोरोब्यूटेन में कौन सा एच शहीद हो रहा है? 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री की टोटल रिएक्टिविटी कितनी आ रही है? 6 डिवाइडेड बाय टोटल दिस प्लस दिस 6 प्लस 3.8 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय क्या? समझ में आ गया? तो ये आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 6 प्लस ये आ जाएगा। इसको ऐड करके कितना आ जाएगा? 600 डिवाइडेड बाय 21 आ जाएगा। ठीक किया नहीं? 32 2 3 12 और 3 15 और ये आ जाएगा 21.2। तो इसको सोल्व कर लोगे बच्चों आप? बोलो। तो अगर मान लो, अगर अप्रोक्सीमेटली मैं बताता हूँ, अगर 20 भी हो, अगर 20 भी हो तो 30 आएगा, पर 30 से कम आएगा। 30 से कम क्यों आएगा? क्योंकि नीचे 20 नहीं, 20 से ज़्यादा है, डिनोमिनेटर ज़्यादा हो तो आंसर कम आता है। तो आंसर 30 नहीं, 30 से कम आएगा। तो मान लो अप्रोक्सीमेटली 28% आ गया। तो फिर बताओ परसेंटेज ऑफ 2 क्लोरो ब्यूटेन कैसे निकालोगे? 100 में से माइनस कर दोगे? ऐसे 100 में से माइनस हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे? बोलो 72 माइनस हो जाएगा। पर अगर फॉर्मूला लगाने का मन है तो क्या लगेगा? दिस वैल्यू 4 इंटू 3.8 डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू कितनी आ रही है? 21.2 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आगे नहीं आगे परसेंटेज? बोलो बच्चे। अब जैसे ये आ गया, मैं एक और करा देता हूँ। जैसे इसका क्लोरीनेशन किया तो इसके कितने आइसोमर बनेंगे? एक तो 1 क्लोरो या तो 2 क्लोरो, 2 ही बनेंगे। तो इसके कितने बनेंगे? इसकी क्या परसेंटेज रहेगी या इसकी क्या परसेंटेज रहेगी? आओ उसका फैसला करते हैं। आप बताना हाउ मेनी 1 डिग्री एच एटम्स आर देयर? 3 3 3 9। और रिएक्टिविटी कितनी होती है? 1। हाउ मेनी 2 डिग्री? 2 डिग्री तो है ही नहीं। हाउ मेनी 3 डिग्री एच एटम्स आर देयर? और 1 वाले की रिएक्टिविटी कितने टाइम्स हो जाती है? 3 डिग्री वाले की रिएक्टिविटी 5 टाइम्स हो जाती है। 1:3.8:5। बस हो गया क्वेश्चन। रिकॉर्डिंग चल रही है? बंद होगी? चल रही है? बंद हो बता देना। अब कैसे निकालेंगे परसेंटेज ऑफ ए? ए की परसेंटेज कैसे निकालेंगे? ए में कौन सा शहीद हुआ? 1 डिग्री 1 डिग्री। 9 वाले को ऊपर रखो, डिवाइड कर दो 9 + 5 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? 9 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 14। तो कर लोगे। और परसेंटेज ऑफ बी कैसे निकालोगे? 100 में से माइनस करना, 100 में से माइनस कर लो। फॉर्मूला लगाने का मन वैसे होना नहीं चाहिए। 5 ये वाला डिवाइडेड बाय 9 प्लस 5 इंटू में। तो अब मैं आपको छोटा सा काम देता हूँ। अब आपको निकालनी है इसकी। इसमें 1 डिग्री एच कितने हैं? 1 डिग्री एच 3 3 3 कितने हो गए? इसमें 3 डिग्री एच कितने हैं? ओनली 1। इसमें 2 डिग्री एच कितने हैं? बोलो 2 की रिएक्टिविटी कितनी थी? और अगर मैं पूछ लूँ इसकी परसेंटेज बताओ, गिव मी द परसेंटेज ऑफ दिस। आप बताना मैंने इसमें किसको निकाला है? 1 डिग्री को निकाला है, 2 डिग्री को निकाला है, 3 डिग्री को निकाला है? 2 डिग्री को निकाला है। तो इसकी परसेंटेज हो जाएगी 2 डिग्री वाला कहाँ है भाई? ये रहा। तो 2 इंटू 3.8 डिवाइडेड बाई, इन तीनों को ऐड कर दो, 9 + 5 + 3.8 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 100। समझ में आ गया? और अगर मैं कहता गिव मी द परसेंटेज ऑफ दिस, अब चेक करना मैंने किसका एच निकाला है? बोलो बोलो बोलो। 3 डिग्री का। तो 3 डिग्री की रिएक्टिविटी कितनी है? 1 इंटू 5। तो आ जाता 5 डिवाइडेड बाई टोटल 9 + 5 + 3.8 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 100। निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे परसेंटेज? नीट में नहीं आएगा, टेंशन मत लेना। जेई में पूरे चांस है, पर एडवांस में ज़्यादा, मेन में कम। तो अब मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर करूँगा, तो आप शेयर करके उसका आंसर डिस्कस कर सकते हैं। नोट्स या डाउट्स के लिए 9811232145 कॉन्टैक्ट कर सकते हैं विमल सर। बाय, नमस्ते, ध्यान रखो।